औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डोजेज फॉर्म साइंस थ्योरी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज सेकंड चैप्टर का जो कि स्पोजिटरीज एंड अनीमा है उसका लास्ट लेक्चर है। हम स्पोजिटरी का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, हम डिटेल के अंदर स्पोजिटरी की क्लासिफिकेशन कर चुके हैं और अब हम डिटेल के अंदर वेरियस प्रिपरेशन मेथड जो हैं स्पोजिटरी के वो पढ़ रहे हैं। उनमें से पहला मेथड जो है वो इन डिटेल पूरा हो चुका है, जो कि मोल्डिंग का मेथड था। अब हम प्रिपरेशन बाय कंप्रेशन पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में जहाँ तक पढ़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। प्रिपरेशन बाय कंप्रेशन, लास्ट हम जो पॉइंट पढ़ रहे थे वो ये था कि इन प्रिपेयरिंग स्पोजिटरीज विद द कंप्रेशन मशीन द स्पोजिटरी मास प्लेस्ड इन ए सिलेंडर, द सिलेंडर इज़ क्लोज्ड। जो भी चीज़ उस वक्त तक प्रिपेयर हुई थी वो हमने कंप्रेशन मशीन के अंदर एक सिलेंडर के अंदर स्पोजिटरी मास को प्लेस कर दिया और उसके बाद सिलेंडर को एक तरफ से क्लोज़ कर दिया। दूसरी तरफ से प्रेशर अप्लाई किया हमने एक एंड के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर। ये मैकेनिकल प्रेशर भी हो सकता है या फिर कई बार होता है कि वहाँ पे एक व्हील बना हुआ होता है, व्हील को घुमाने से भी प्रेशर अप्लाई हो जाता है। जो भी तरीका था उसकी वजह से हमने प्रेशर अप्लाई किया और जो मास है वो दूसरी तरफ फोर्स आउट हो गया। सिलेंडर के दूसरी तरफ मोल्ड या डाई मौजूद है जिसके अंदर स्पोजिटरी बननी है। जब ये मटेरियल फोर्स आउट होकर डाई के अंदर या मोल्ड के अंदर चला गया और डाई या मोल्ड फिल हो गया इस मास से, तो जो डाई के एंड पे एक मूवेबल एंड प्लेट है वो रिमूव कर ली गई। जब वो प्लेट रिमूव कर ली गई तो एक बार फिर दोबारा प्रेशर लगाया गया या एडिशनल प्रेशर लगाया गया, अप्लाई किया गया सिलेंडर के ऊपर बाय टर्निंग अ व्हील या मैकेनिकली। तो जो स्पोजिटरीज बन चुकी होंगी और सिलेंडर के अंदर मौजूद होंगी वो क्या करेंगी, इजेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद दोबारा एंड प्लेट जो है उसको उसी जगह पे रिटर्न करना है, दोबारा लगा देना है और इस प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक कि आपके पास जो तमाम का तमाम मास है स्पोजिटरी बनाने के लिए वो यूज़ नहीं हो जाता और तमाम स्पोजिटरीज जितनी भी एक ख़ास पेशेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं वो आप बना के डिस्पेंस नहीं कर देते। वेरियस साइजेस, वेरियस शेप्स की डाइज मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जो कि स्पोजिटरी मेकिंग मशीन के अंदर लग सकती हैं। नेक्स्ट जो मेथड है स्पोजिटरी मैन्युफैक्चरिंग का, स्पोजिटरी प्रिपरेशन का, या थर्ड मेथड जो हमने पढ़ा था वो है प्रिपरेशन बाय हैंड रोलिंग एंड शेपिंग। हैंड्स को, ह्यूमन हैंड्स को यूज़ करते हुए रोलिंग एंड शेपिंग करके स्पोजिटरी को बनाना। ये मेथड बेटा अब यूज़ नहीं होता, हाँ, लेकिन स्पोजिटरी बनाने का जो पहला मेथड था वो यही है। अब ये मेथड हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। अब मोल्ड मौजूद हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, स्पोजिटरी मेकिंग मशीन्स मौजूद हैं, उसकी मौजूदगी के अंदर हमें हाथ से शेप करके स्पोजिटरी बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है ज़्यादातर केसेस के अंदर। और वैसे भी कंटेमिनेशन का इशू काफ़ी ज़्यादा हो सकता है अगर हम इस मेथड के थ्रू स्पोजिटरीज बनाएं। तो बेहतर यही है कि सबसे आसान भी वही है कि हम मोल्डिंग से बनाएं। मोल्डिंग से नहीं होता तो स्पोजिटरी मेकिंग मशीन, हैंड रोलिंग एंड शेपिंग की तरफ हम ना जाएं। लेक्चर बेटा ये जो लेक्चर का जो पार्ट है प्रिपरेशन का वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है पैकेजिंग एंड स्टोरेज। स्पोजिटरीज की पैकेजिंग
कैसे करनी है, स्पोजिट्रीज़ को स्टोर कैसे करना है। ग्लिसरीन स्पोजिट्रीज़ या ग्लाइसरीनेटेड जेलेटिन स्पोजिट्रीज़, उनको पैक किया जाता है टाइटली क्लोज ग्लास कंटेनर्स के अंदर, ताकि इनके जो मॉइस्चर कंटेंट है उसके चेंज को प्रिवेंट किया जा सके। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ग्लिसरीन है वो एक हाइग्रोस्कोपिक एजेंट है, वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचेगा और उस मॉइस्चर कंटेंट को फॉर्मुलेशन का पार्ट बना लेगा जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इनको ग्लास कंटेनर्स के अंदर, जो कि टाइटली स्टॉपर्ड हों, उनके अंदर रखते हैं। ऐसी स्पोजिट्रीज़ जो कोका बटर से बनाई गई हों, कोका बटर बेस को यूज़ करते हुए बनाई गई हों, उनको यूजुअली इंडिविजुअली रैप किया जाता है। एक एक्सपोजिटरी को अलग-अलग रैप किया जाता है, या फिर उनको अगर अलग-अलग रैप नहीं किया गया तो उनके बॉक्सेस इस तरह बनाए जाते हैं कि वो सेपरेटेड हों, उनके अंदर कंपार्टमेंट्स बने हुए हों, कोई दो स्पोजिटरीज़ आपस में इन कंटेक्ट ना आए, क्योंकि कोका बटर के अंदर एडहेजन की और कंटेक्ट की एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से स्पोजिटरीज़ आपस में जुड़ सकती हैं, जिसके बाद जो सरफेस होगी वो स्मूथ नहीं रहेगी और इंसर्शन के अंदर पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। आगे चलते हैं। स्पोजिटरीज़ या ऐसी स्पोजिटरीज़ जिसके अंदर लाइट सेंसिटिव ड्रग्स हैं, फोटो सेंसिटिव ड्रग्स हैं, जो कि लाइट की मौजूदगी में या रोशनी की मौजूदगी में ख़राब हो सकती हैं, तो उनको इंडिविजुअली रैप किया जाता है किसी ओपैक मटेरियल के साथ। आप एक मेटेलिक फॉयल जो कि ओपैक है उसको यूज़ कर सकते हैं ऐसी स्पोजिटरीज़ को रैप करने के लिए जिनके अंदर फोटो सेंसिटिव या लाइट सेंसिटिव ड्रग्स हैं। इनफैक्ट जो मोस्ट कमर्शियल स्पोजिटरीज़ हैं उनको इंडिविजुअली ही रैप किया जाता है, चाहे ज़रूरत हो या ना हो, और मोस्टली फॉयल या प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है उनको रैप करने के लिए। कुछ को कंटिन्यूस स्ट्रिप्स के अंदर पैक किया जाता है, और कुछ स्पोजिटरीज़ हैं उनको स्लाइड बॉक्सेस के अंदर या प्लास्टिक बॉक्सेस के अंदर पैक किया जाता है। स्लाइड बॉक्सेस आप लोगों ने देखे होंगे डिफरेंट लैब्स के अंदर, ग्लास स्लाइड्स को रखने के लिए कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, हर स्लाइड एक दूसरे से अलग होती है। इस तरह के बॉक्सेस यूज़ किए जा सकते हैं स्पोजिटरीज़ को रखने के लिए। सिंस स्पोजिटरीज़ जो हैं वो हीट से एडवर्सली इफ़ेक्ट हो सकती हैं, तो ये नेसेसरी है कि इनको मेंटेन किया जाए एक कूल प्लेस के अंदर। कोका बटर जो स्पोजिटरीज़ हैं उनको 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे या 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम पे रखना लाजमी है। बेहतर यही है कि हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखें। रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जहाँ पे भी बात आ जाए कि किसी ड्रग को आपने रेफ्रिजरेट में रखना है, रेफ्रिजरेट करना है, फ्रिज के अंदर रखना है, तो बेटा ये अंडरस्टूड बात है कि वो टेम्परेचर 2 to 8 होगा। सिंपल अगर आपको ड्रग ना बताया जाए और आपसे पूछा जाए फार्मास्यूटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्रिज का टेम्परेचर क्या होता है, तो उसका जवाब ये होगा कि 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड या 36 to 46 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात अंडरस्टूड है। जो लोग कम्युनिटी फार्मेसी पे इंटर्नशिप कर चुके हैं वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे। ग्लाइसरीनेटेड जेलेटिन स्पोजिटरीज़ जो हैं उनको रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टोर किया जा सकता है, जो कि है 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 68 to 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसी स्पोजिटरीज़ जो कि पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल बेस से बनी हों उनको भी यूजुअल रूम टेम्परेचर के ऊपर रखा जा सकता है, और यूजुअल रूम टेम्परेचर वही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 68 to 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ना तो हाई ह्यूमिडिटी के अंदर
स्टोर होनी चाहिए स्पोजिटरीज, और ना ही एक्सट्रीम ड्राई वेदर के अंदर, ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर। हाई ह्यूमिडिटी होगी तो मॉइस्चर अब्जॉर्ब हो सकता है और जो स्पोजिटरीज हैं वो स्पॉन्जी हो सकती हैं, इंसर्शन के अंदर प्रॉब्लम होगी। जबकि अगर स्पोजिटरीज को एक्सट्रीम ड्राई वेदर के अंदर आप रखते हैं तो इक्विलिब्रियम की वजह से जो स्पोजिटरी के अंदर मॉइस्चर कंटेंट है वो इन्वायरमेंट के अंदर एस्केप कर सकता है, और इसकी वजह से जो स्पोजिटरीज की जो सरफेस है वो ब्रिटल हो सकती है, और ये भी पेशेंट के लिए इंसर्शन में प्रॉब्लम काज करेगी। ये बेटा यहाँ तक का जो पार्ट है लेक्चर का वो सेक्शन 5 चैप्टर 12 एंसेल्स फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम से लिया गया है। इस चैप्टर की आखिरी डोजेज फॉर्म है अनीमा या अनीमास। क्या होता है अनीमा? A procedure or a product in which liquid is injected into the rectum to expel its content or to introduce drugs। ये प्रोसीजर या प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है रेक्टम के अंदर रेक्टल रूट के थ्रू, ताकि जो रेक्टम के कंटेंट्स हैं उनको एक्सपेल किया जा सके। मोस्टली ये डिफरेंट ऑपरेशन से पहले किया जाता है, या फिर टू इंट्रोड्यूस ड्रग्स, या नई ड्रग्स दी जा सके सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, या तो हम दो तरह के एनीमास यूज़ करते हैं, या तो हम रेक्टम का कंटेंट एक्सपेल करवा रहे होते हैं, या जो ड्रग हैं वो इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए। टाइप्स जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ अनीमा। टाइप्स ऑफ अनीमा के अंदर सबसे पहले आता है रिटेंशन अनीमा। ऐसे अनीमा जिसने वहाँ जाके, या ऐसी ड्रग्स जिसने वहाँ जाके कुछ देर रुकना है। नंबर ऑफ सोल्यूशन रेक्टली लोकल इफेक्ट के लिए दिए जाते हैं अनीमा के तौर पे। इसकी एग्जांपल हम हाइड्रोकॉर्टिसोन ले सकते हैं, या फिर डिफरेंट सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन के लिए लिए जा सकते हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस। इसकी एग्जांपल हम अमाइनोफाइलिन ले सकते हैं। अमाइनोफाइलिन के केस के अंदर हम जानते हैं कि ये दूसरे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारे पास अवेलेबल है, तो रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, या क्या फ़ायदा है रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन का अमाइनोफाइलिन के केस के अंदर? अगर हम ओरल रूट से अमाइनोफाइलिन देते हैं तो डिफरेंट अनडिज़ायरेबल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिएक्शंस होते हैं जो कि एसोसिएट होते हैं ओरल थेरेपी के साथ, वो ओकर होते हैं, वो प्रॉब्लम हमारे लिए काज करते हैं। इस वजह से हम इसको रेक्टली एक पेशेंट के लिए प्रेफर करते हैं। क्लिनिकली जो इफेक्टिव ब्लड लेवल हैं इन एजेंट्स के जो आप अनीमा के तौर पे पेशेंट को एडमिनिस्टर करवा रहे हैं, ये तकरीबन 30 मिनट्स के अंदर आ जाते हैं। क्लिनिकली इफेक्टिव लेवल वही लेवल है जिसे आप मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन बोलेंगे, जहाँ से इफ़ेक्ट या क्लिनिकल इफ़ेक्ट या फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट स्टार्ट होगा। रेक्टल इंस्टिलेशन के 30 मिनट्स के अंदर ये इफ़ेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं वो डिफरेंट रिटेंशन अनीमा के तौर पे एडमिनिस्टर किए जाते हैं, या फिर एडजंक्टिव थेरेपी के तौर पे कंटिन्यूस ड्रिप की फॉर्म में एडमिनिस्टर किए जाते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स के अंदर ट्रीटमेंट के लिए। जो दूसरा टाइप है या दूसरी टाइप है हमारे पास अनीमास की, वो है इवैक्यूएशन अनीमा।
किसी चीज़ को इवैक्यूएट करने के लिए साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे से। रेक्टल एनीमाज आर यूज टू क्लीन द बाउल। बाउल का जो एरिया होता है उसको क्लीन करने के लिए यूज़ होते हैं। कमर्शियली बहुत सारे एनीमाज अवेलेबल हैं डिस्पोजेबल प्लास्टिक स्क्वीजेबल बॉटल्स के अंदर, जिसके अंदर प्री मेजर्ड अमाउंट अनीमा सोल्यूशन की होती है। आप लोगों ने इसको वाइडली यूज़ होते सेल आउट होते देखा होगा फार्मेसीज़ के ऊपर। सबसे ज़्यादा जो ब्रांड चलता है वो क्लीन अनीमा के नाम से है, KLEEN, और होपफुली वो मेरे ख्याल से नबी कसम फार्मा का है। आगे चलते हैं। द एजेंट्स आर सोल्यूशन ऑफ, इसके अंदर जो एजेंट्स दिए गए हैं वो सोल्यूशन हैं सोडियम फास्फेट का और सोडियम बाईफास्फेट का, ग्लिसरीन का, डॉक्यूसेट पोटाशियम का और लाइट मिनरल ऑयल का। इंस्ट्रक्शन जो फार्मासिस्ट की तरफ से है वो एडवांटेजियस है ताकि पेशेंट करेक्टली इस प्रोडक्ट को यूज़ करे। जब भी आप लोगों ने ये प्रोडक्ट डिस्पेंस करना है तो पेशेंट को प्रॉपर तरीके से गाइड करना है कि इसको किस तरह यूज़ किया जाना चाहिए। पेशेंट को एडवाइस की जानी चाहिए कि जो स्क्वीजेबल प्लास्टिक बॉटल है उसकी टिप को जेंटली इंसर्ट करना है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक स्टेडी प्रेशर के साथ, और बॉटल को स्क्वीज़ करना है ताकि जो प्रोडक्ट है वो बॉटल से एक्सपेल करके साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे पहुंच जाए। उसको साथ ये भी बताना है कि बॉटल के अंदर जितना भी कंटेंट है वो सब का सब स्क्वीज़ करना लाजमी नहीं है। कुछ कंटेंट से भी हमारे पास जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आ सकते हैं। पेशेंट को बताया जाना चाहिए कि जो एवैक्यूएशन का प्रोसेस है वो तकरीबन 5 मिनट से स्टार्ट होगा या 5 to 10 मिनट्स लग सकते हैं प्रॉपरली इस चीज़ को वर्क करने के लिए अनीमा को वर्क करने के लिए, एवैक्यूएशन अनीमा को। लेक्चर का बेटा ये पार्ट जो है वो सेक्शन 6 चैप्टर 13 एंसल्स फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम से प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पे बेटा हमारा डोजेज फॉर्म साइंस थ्योरी का सेकेंड चैप्टर जो कि है सपोजिटरीज एंड एनीमास वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगला लेक्चर हमारा इंटरैक्टिव है, उसके अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लासेस उसी तरह जिस तरह सेपरेट क्लासेस होती हैं दोनों सेक्शंस की, इवनिंग सेक्शन और मॉर्निंग सेक्शन की, वो उसी तरह अलहदा होंगी और टाइम टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम टेबल के हिसाब से ही होंगी, जो कि पहले भी आप लोगों को कम्युनिकेट कर दिया गया है। पेपर की बेहतरीन तैयारी के लिए साथ साथ लेक्चर्स को प्रिपेयर कीजिए, साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और अपनी सेल्फ असेसमेंट जारी रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।